हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और सक्रेट भी इन्हीं का जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 49 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 50 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। माहिर, रोली, जय, कबीर और जिया, ये पाँचों इस वक्त जिया और कबीर के कमरे में ही खड़े थे और बस खामोशी के साथ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे अब और रहा नहीं गया। और वो ये रोली से कहता है, मोटी इतना फुटेज क्यों खा रही है, जल्दी बताना तेरी शैतानी खोपड़ी में क्या आइडिया है। रोली, जय पहले तमीज़ से बात कर। जय अपने हाथ जोड़ कहता है, हे मोटी देवी, कृपया आप अपने मस्तिष्क में बनाया क्या आइडिया और अपने रावण जैसे दर्द सर की अद्भुत क्षमता हमें दिखाइए। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। रोली, जय, अच्छा होता कि तू कुछ भी नहीं बोलता, गधा कहीं का। जिया दोनों के बीच में आकर उन दोनों को झगड़ा रोकती है। बस करो तुम दोनों, क्या कहीं भी शुरू हो जाते हो। दिन भी बिना एक दिन भी बिना लड़े नहीं रह सकते तुम दोनों। रोली और जय दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं। रोली जिया से कहती है, जिया दी, आपने देखा देखा था ना, शुरुआत किसने की थी। जब देखो यही मेरे पीछे पड़ा रहता है। जय, हाँ क्यों नहीं, जैसे तो कुछ और बोलती ही नहीं है और पीछे पड़ने की बात कर भी कौन रहा है, वह जो खुद मेरा पीछा माँ की कोख से करती आ रही है। रोली, जय, बकवास को बंद कर और ये मत भूल, मैं तुझसे 2 मिनट बड़ी हूँ। जय, हाँ तो इस दुनिया में 2 मिनट पहले आकर भी तूने क्या कर लिया, 2 मिनट वाली मैगी बनाई है क्या। रोली, क्या ये तू कोई बंदी नहीं बैठी है। एक मिनट, यहाँ कुछ हो रहा है। रोली, क्या ये तो कोई तुक बंदी नहीं बैठी। जय रोली से कहता है, अबे पागल लड़की, इसलिए तो मैं तुझे मोटी कहता हूँ। असल में तेरा दिमाग जो इतना मोटा है, झगड़े के बीच भी तुकबंदी कौन ढूंढता है। रोली, बकवास मत कर वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। जिया गुस्से में दोनों चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा करो तुम दोनों झगड़ा ही कर लो, हम लोग चलते हैं। जय और रोली समझ जाते हैं कि अब जिया काफ़ी गुस्से में हो चुकी है, इसलिए वो दोनों अपना झगड़ा छोड़कर जिया को सॉरी बोलते हैं। सॉरी जिया दी, अब हम लोग और नहीं लड़ेंगे। कबीर रोली से कहता है, तुम हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कोई तरीका बताने वाली थी। रोली कबीर के जोर से आकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक तरीका है। दरअसल वो तरीका मुझे माहिर जी की बातों से आया था। माहिर, रोली सीधे सीधे बोलो ना, तुम क्या बोलना चाहती हो। रोली, माहिर जी, आप ही ने तो कहा था कि हमें कुछ ऐसा करें जिससे घर वालों को जिया दी और कबीर जीजू के शादी से पहले अफेयर के होने के बाद ना पता चले और उन्हें जिया दी और कबीर जीजू के आने वाले बच्चे के बारे में ही पता चल जाए। माहिर रोली से पूछता है, हाँ पर ये कैसे होगा। रोली मुस्कुरा के माहिर को जवाब देती है, ये तो बहुत सिंपल है। जय, जिया दी, अब मैं कुछ बोलूँ तो आप बोलोगे कि मैं एक लड़ता हूँ, लेकिन देखना तब से ये लड़की सिर्फ फुटेज खा रही है लेकिन बता नहीं रही है कि इसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। रोली जय को डांटते हुए, अगर तू चुप बैठेगा तभी तो बता पाऊँगी ना। जिया उन दोनों को घूर के दिखती है, दोनों चुप हो जाते हैं। रोली बोलना शुरू करती है, कबीर जीजू और जिया दी, अगर हम किसी को ये बताएं ना कि आप दोनों का शादी से पहले अफेयर चल रहा था और आप शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हो। जिया, रोली, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, बिना घर वालों को बताए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। रोली, जिया दी, मैं ये नहीं कह रही कि हम घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने वाले की बात बताएंगे। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हम आपके अफेयर वाली बात घर वालों को नहीं बताएंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। देखिए जिया दी, आप दोनों कल हनीमून पर जा रहे हैं, आने में लगभग कुछ दिन तो लग ही जाएंगे और जब आप दोनों वापस अपने हनीमून से आएंगे तब तक आप दोनों की शादी लगभग 1.5 महीना हो जाएगा। तब जाकर हम घर वालों को बताएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। सिंपल, तो कैसा लगा मेरा ये सुझाव आप लोगों को। जय, हाँ बिल्कुल, क्या आइडिया निकाला है, सच में बहना, तूने ना मेरी नाक कटवा दी। आज सुबह ही मैंने कबीर जीजू के सामने सीना ठोक के बोला था कि मेरी बहना इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई जीनियस आइडिया ज़रूर देगी, लेकिन तूने तो रायचंद्र के सामने हम राठौर की नाक कटवा दी।
रोली जैसे पूछती है, क्यों, क्या खराबी है इस आइडिया में? जय, मैं तो सुना था कि शादी के बाद अक्सर आदमी बदल जाते हैं, उनकी सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका उलट असर तुझ पर हुआ है। रोली गुस्से से जय रोली की बात को बीच काटता है, तूने यह तो कह दिया कि हनीमून से आने के बाद जिया दी सबको बताएंगी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन तू शायद टाइम पीरियड को भूल गई है। जिया दी अभी से लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में उनका तीसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। तब जब सबके लिए ये बच्चा सिर्फ 1 महीने का होगा, तब हमारे लिए ये बच्चा 3 महीने का होगा। और जब इस बच्चे की डिलीवरी डेट आएगी तब हम क्या करेंगे? तब तो घर वालों के लिए ये बच्चा सिर्फ 7 महीने का ही होगा ना कबीर। हाँ रोली, जय ये क्या पॉइंट बिल्कुल सही है। तब हम क्या करेंगे जब इस बच्चे की डिलीवरी 9वें महीने में होगी और ये बच्चा घर वालों के लिए सिर्फ 7 महीने का होगा? रोली हंसते हुए वो जैसे कहती है, तूने बिल्कुल सही कहा था। शादी के बाद ना आदमियों की सोचने समझने की शक्ति वाकई कम हो जाती है, लेकिन तेरा तो अभी से ही कम है। शादी के बाद ना जाने क्या होगा। जय, रोली इससे तेरा क्या मतलब है? रोली, जय, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कभी आधा अधूरा प्लान बनाया हो? बात तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई, तूने अपनी टांग पहले ही बीच में घुसा दी। अब सुन, हम सबको ये बताएंगे कि जिया दी प्रेग्नेंट है, और जब दिया जी की डिलीवरी डेट आएगी और उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तब हम सबसे कह देंगे कुछ कंपटीशन की वजह से वो बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी से हुआ है। जय, अच्छा तो ये भी बता देगी कि आखिर क्यों हमें जिया दी की प्रीमियर डिलीवरी करवाने की ज़रूरत आन पड़ी। रोली, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। रोली, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे सबको यही लगेगा कि ये बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी से ही हुआ है, और रही डॉक्टर की बात तो हमें उन्हें संभाल लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोली का प्लान सुनने के बाद कुछ देर तो सब चुप रहते हैं। सबको ऐसे चुप देख के रोली से रहा नहीं जाता और सबको देख के कहती है, मेरे पास इससे ही बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे जिया दी की प्रेगनेंसी की बात सबके सामने आ जाए और घर वालों का विश्वास भी हम पर से ना हटे। सिंपल सी बात है, इस वक्त हमारे पास इससे बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जिया और कबीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रोली जिया के पास आके कहती है, जिया दी, मुझे भी घर वालों से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर किसी झूठ से हम अपने परिवार की खुशियाँ खरीद सकते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं। उस वक्त सबको रोली की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। वैसे भी कबीर और जिया में घर वालों को सच बताने की हिम्मत तो थी नहीं। वो दोनों पहले से ही इतना झूठ बोल चुके थे, तो क्यों ना एक और झूठ ही सही, कम से कम इस झूठ से सब कुछ ठीक तो हो जाएगा। सब रोली की बात में हाँ मिलाते हैं और रोली के आइडिया के साथ ही चलने की सोचते हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा रायचंद परिवार बैठा था। मेन कुर्सी पे हमेशा की तरह वीरेंद्र रायचंद बैठे हुए थे। वीरेंद्र रायचंद, कबीर और जिया, बेटा आप तो दोनों ने सोच लिया है कि आप दोनों को कहाँ जाना है? कबीर और जिया पहले ही से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ में सर जाते हैं। कबीर जवाब देता है, जी दादाजी, मैं और जिया मालदीव जाना चाहते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है। तभी राजीव भी बोल पड़ता है, हाँ दादाजी, वो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है और रोमांटिक भी, क्यों ना भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? कबीर राजीव को घूर के देखता है। मिस्ट्री भी बीच में बोलती है, हाँ भाई, मैंने भी सुना है वाकई वो बहुत खूबसूरत जगह है। जिया भाभी, आप ना हर रोज़ अच्छी अच्छी पिक्चर लेकर हमें भेजते रहना। जिया मुस्कुरा के हाँ में जवाब देती है। रचना जी, चलो अच्छा, तुम बच्चों ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कहाँ जाना है? वीरेंद्र रायचंद, हाँ बिल्कुल, तो मैं तुम दोनों की मालदीव की टिकट करवा देता हूँ। वीरेंद्र रायचंद राजीव को ऑर्डर देते हैं, राजीव, तुम अपने भैया भाभी को कल सुबह मालदीव जाने की सारी तैयारी कर लेना। राजीव हाँ में जवाब देता है, और जी दादाजी, मैं सब संभाल लूँगा। सब खुशी खुशी अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कबीर और जिया तो अपनी खुशियों में ही खुश हो रहे थे। वह दोनों जल्दी से अपनी सारी पैकिंग पूरी कर लेते हैं क्योंकि कल सुबह ही होते हुए ही उन्हें मालदीव के लिए निकलना है। जिया बहुत खुश थी और वो जाके कबीर के गले लग जाके कहती है, कबीर, आई एम सो हैप्पी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली हैं। कबीर जिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है।
अब बहुत जल्द हमारा बच्चा भी हमारी इस छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। कबीर जिया मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? जिया हाँ पूछो। हमारे बेबी आने के है तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करोगी, मुझसे या बेबी से? जिया मुस्कुरा के कबीर की तरफ देखती है। जिया कबीर से कहती है, कबीर ये जो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ होते हैं जो पति पत्नी को माँ बाप बना देते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए माँ बाप हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखना तुम भी इस बच्चे से मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार करोगे। कबीर जिया का माथा चूम के कहता है, तुम सही कह रही हो जिया। वो दोनों एक दूसरे को फिर से मिलते हैं और कुछ देर बाद ही जिया और कबीर दोनों अपने सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को कल सुबह जल्दी उठ के जाना था। रोली अपने बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन ऑफिसर धीरज का था। रोली अपने अगल बगल देखती है, लेकिन माहिर उस वक्त कमरे में नहीं था। तो रोली फिर कमरे में ही ऑफिसर धीरज से बात करने लगती है। रोली ऑफिसर धीरज को फ़ोन उठाती है। रोली ऑफिसर धीरज, आपने इतनी रात को फ़ोन किया है, क्या कुछ अर्जेंट था? दूसरी तरफ से ऑफिसर धीरज की आवाज़ आती है, जी हाँ मैम, आपको याद है आपने मुझे बजाज फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था? रोली जी हाँ, तो क्या पता चला आपको? ऑफिसर धीरज बहुत कुछ। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? रोली ठीक है, तो मैं कल सुबह तुमसे उसी कैफेटेरिया में मिलूँगी। क्या रोली फ़ोन रख देती है, और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 50 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 50 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।